नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा, और ख़ास तौर पर 1785 से 1828 के बीच का दौर। जी, ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कह सकते हैं, एक व्यापारी से शासक बन रही थी। और एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये खंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि कैसे भू राजस्व प्रणालियां बदली, स्थायी बंदोबस्त से लेकर महलवाड़ी तक, और ये भी देखेंगे कि अलग-अलग गवर्नरों की नीतियों ने भारत की तस्वीर कैसे बदल दी। ये सफर शुरू होगा सर जॉन मैकफर्सन से और जाएगा लॉर्ड एम हस तक। चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो स्लाइड कहती है, आज हम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक विकास और गवर्नरों की नीतियों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे स्थायी बंदोबस्त से लेकर महलवाड़ी तक भू राजस्व प्रणालियां बदलीं। ये सफर सर जॉन मैकफर्सन से शुरू होकर लॉर्ड एम हर्स्ट तक चलेगा। इस कालखंड में कंपनी ने व्यापार से हटकर शासन को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 को एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। स्लाइड में लिखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रशासन और पुलिस सुधार 1786-93। पहला पॉइंट, कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड बनाया जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। ये शक्तियों के पृथक्करण वाली बात समझना बहुत जरूरी है। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि प्रशासन, न्याय और राजस्व, इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, ताकि भ्रष्टाचार कम हो और कोई एक अधिकारी बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन ली गई। अब वो केवल कर संग्राहक रह गया। बिल्कुल, पहले कलेक्टर ही टैक्स लेता था और वो ही जज भी बन जाता था। अब ऐसा नहीं था। और पुलिस सुधार? हाँ, हर जिले में एक थाना बनाया गया और उसका इंचार्ज एक दरोगा को बनाया गया। ये तो आज भी वैसा ही है लगभग। जी, और एक और बड़ा काम किया, इसने कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी। और ये रहा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। हाँ, ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस के बाद अब हम उनकी सबसे चर्चित नीति, स्थायी बंदोबस्त को समझेंगे। अगली स्लाइड, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी सिस्टम 1793। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू की, पर इसकी योजना जॉन शोर ने बनाई थी। हाँ, ये एक दिलचस्प तथ्य है। इसमें था क्या? इसमें जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को देना था और 10% अपने पास रखना था। तो सारा बोझ जमींदार पर था। और अगर वो नहीं दे पाया तो, अगर नियत तिथि पर राजस्व नहीं दिया जाता तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसे ही सूर्यास्त कानून कहा गया। सूर्यास्त कानून। सोचिए, जमींदारों पर कितना दबाव होता होगा कि अगर तय दिन के सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं हुआ तो पीढ़ियों की जमींदारी हाथ से चली जाएगी। इसने कई पुराने, मतलब खानदानी जमींदारों को बर्बाद कर दिया। और ये कहाँ-कहाँ लागू थी? यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू थी। परीक्षाओं के लिए एक और एग्जाम अलर्ट। इस व्यवस्था ने जमींदारों से पुलिस अधिकार छीन लिए। यह 19% ब्रिटिश भारत पर लागू थी। दोस्तों, मिस्टर टीचर पर हम ऐसे ही तथ्यों को गहराई से समझाते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। अब एक बिल्कुल अलग व्यवस्था देखते हैं। अगली स्लाइड, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसान और सरकार का सीधा संपर्क। रैयत का अर्थ है किसान। यहाँ सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। तो जमींदार को बीच से हटा दिया गया? हाँ, किसान भूमि का स्वामी बन गया। वह जमीन बेच सकता था या गिरवी रख सकता था। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। कि किसान अपनी जमीन का मालिक बन गया। इसे लागू किसने किया? कर्नल रीड ने 1792 में 12 महल में इसे पहली बार लागू किया। बाद में मुनरो ने मद्रास और बंबई में विस्तार किया। लेकिन इसमें भी एक पेच था। वो क्या? कहने को तो किसान मालिक था, लेकिन लगान की दर इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि अक्सर वो कर्ज में डूब जाता था और फिर उसे अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ती थी। तो मतलब जो अधिकार मिला वो असल में एक बोझ बन गया। सही बात है। और एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, ये ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 51% पर लागू थी।
लगान ना देने पर भूमि जब्त हो सकती थी। 51%? मतलब आधे से ज्यादा ब्रिटिश भारत पर। अब तीसरी और आखिरी भू राजस्व प्रणाली। अगली स्लाइड है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था गांव और मानचित्रों का प्रयोग। महाल का अर्थ है जागीर या गांव। राजस्व वसूली की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। हाँ, उसे लंबरदार भी कहते थे। अच्छा, इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ये एक तरह से जमींदारी और रैयतवाड़ी का मिक्सचर था, है ना? हाँ, कह सकते हैं। यहाँ न एक व्यक्ति से टैक्स ले रहे हैं न जमींदार से, बल्कि पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया। बिल्कुल, यह गंगा की घाटी, पश्चिमी यूपी, मध्य भारत और पंजाब में लागू की गई। और इसमें एक नई चीज थी, इसमें पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग हुआ। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम था, मतलब मैप्स और रजिस्टर्स का इस्तेमाल। इसने भूमि का रिकॉर्ड रखना बहुत व्यवस्थित कर दिया। इसका एग्जाम अलर्ट भी नोट कर लीजिए। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने इसे इसके सर्वश्रेष्ठ रूप में लागू किया। यह 30% क्षेत्र पर थी। तो चलिए इन तीनों प्रणालियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं अगली स्लाइड में। भू राजस्व प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण। 1. जमींदारी 19%, कॉर्नवालिस और जॉन शोर। बिचौलिया जमींदार, बंगाल, बिहार। 2. रैयतवाड़ी 51%, रीड और मुनरो। बिचौलिया कोई नहीं, मद्रास, बॉम्बे। 3. महालवाड़ी 30%, हॉल्ट मैकेंजी, बिचौलिया, गांव का मुखिया, पंजाब, यूपी। ये प्रतिशत याद रखना बहुत जरूरी है, 19, 51 और 30। हाँ, और एग्जाम अलर्ट फिर से याद दिलाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला था। ये सारे तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लूसेंट की किताब इस जानकारी का एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत है। चलिए गवर्नरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793, 98। अहस्तक्षेप की नीति, मतलब नॉन इंटरवेंशन। हाँ, जॉन शोर ने मैसूर और मराठों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। वो ज्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन एक अपवाद भी था। इसने अवध के मामले में अपवाद स्वरूप हस्तक्षेप किया था। हाँ, अवध का मामला अलग था। इसी के समय 1793 का चार्टर एक्ट पास हुआ और इसका एग्जाम अलर्ट। जॉन शोर ही वो व्यक्ति था जिसने स्थायी बंदोबस्त की रूपरेखा तैयार की थी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, अब जॉन शोर के बाद आए लॉर्ड वेलेस्ली, जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। अगली स्लाइड, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। ये बहुत ही चालाक नीति थी। हाँ, कहते हैं कि वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस प्रणाली का प्रयोग किया था। जी। तो इसमें होता क्या था? संधि करने वाले राज्यों को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी होती थी। मतलब आपकी अपनी सेना खत्म, आपकी आजादी खत्म, और ब्रिटिश सेना का खर्चा भी आपको ही उठाना है। तो ये तो बहुत ही एक तरह से बिना लड़े ही राज्य को निहत्था कर देना। इसका क्रम क्या था? हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर, अवध 1801, पेशवा 1802 और सिंधिया 1804। एक एक करके सब इस जाल में फंसते गए। और टीपू सुल्तान 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये संधि स्वीकार नहीं की थी। एग्जाम अलर्ट पर गौर करें, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। वेलेस्ली के कुछ और सुधारों पर नजर डालते हैं अगली स्लाइड में। फोर्ट विलियम कॉलेज और अन्य सुधार। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। हाँ, वो खुद को ही ये कहता था। 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन 1806 से प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी कॉलेज का उपयोग होने लगा। तो कलकत्ता वाला प्लान ज्यादा चला नहीं। एग्जाम अलर्ट कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज 1854 तक भारतीय भाषाओं की शिक्षा देता रहा। अच्छा, तो इसका उपयोग बदल गया था। अब दो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यकाल देखते हैं। अगली स्लाइड, सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो प्रथम। जॉर्ज बार्लो 1805 से 7। इसके समय 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्यों? ये एक तरह से 1857 की क्रांति का ट्रेलर था। अच्छा। विद्रोह का कारण धार्मिक था।
सैनिकों को उनके धार्मिक चिन्हों पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। तो ये गुस्सा सैनिकों में बहुत पहले से था। जी। फिर है लॉर्ड मिंटो 1807-13। इसके काल में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 हुई और इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। हाँ, जिससे शिक्षा और मिशनरियों के लिए पैसा आने का रास्ता खुला। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स पर, जिन्होंने सर्वोच्चता की जंग छेड़ी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, सर्वोच्चता की जंग 1813-23। इसने आहस्तक्षेप की नीति को बिल्कुल ताक पर रख दिया। हाँ। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16। अमर सिंह थापा के समर्पण और सुंगोली की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। और एग्जाम अलर्ट भी है, सुंगोली की संधि मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी। और इसने पिंडारियों का भी दमन किया। हाँ, वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां जैसे नेताओं का अंत किया गया। और सबसे बड़ा काम, मराठा शक्ति का अंत। तृतीय युद्ध के बाद मराठा शक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी गई। तो हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। युद्ध के अलावा हेस्टिंग्स ने कुछ सुधार भी किए। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। हेस्टिंग्स के सुधार, प्रेस और काश्तकारी। हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे कड़े प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और नए नियम बनाए। तो इससे भारतीय समाचार पत्रों को थोड़ी आजादी मिली। और 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसका मकसद था किसानों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना। इसका एग्जाम अलर्ट कहता है 1822 का टेनेंसी एक्ट मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र के लिए था। अब हम इस कालखंड के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। बर्मा युद्ध, इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 1826 में यांडुबू की संधि के साथ खत्म हुआ। और एक और विद्रोह 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के कार्यकाल में हुआ। हाँ, और कारण फिर से वही था। क्या? सैनिकों को समुद्र पार करके बर्मा जाने से इनकार करना। अच्छा, उस समय मान्यता थी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ब्रिटिश नीतियां कैसे भारतीय सामाजिक धार्मिक भावनाओं से टकरा रही थी। इसका एग्जाम अलर्ट है। यांडबू की संधि से अंग्रेजों को असम और बर्मा के तटीय क्षेत्रों में पैठ मिली। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक नज़र में टाइमलाइन पर देखते हैं। 1793 स्थायी बंदोबस्त, 1798 सहायक संधि, 1813 हेस्टिंग्स का काल, 1826 यांडबू की संधि। यहाँ एक और रोचक एग्जाम अलर्ट है। 1805 में कॉर्नवालिस दूसरा कार्यकाल शुरू करने आया था, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, उसकी कब्र गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? अंतिम स्लाइड। निष्कर्ष, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। 1785-1828 का काल कंपनी के व्यापारी से शासक बनने का दौर था। ये सबसे सटीक सारांश। स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि का ढांचा बदल दिया। और ज्यादातर किसानों के लिए ये बदलाव अच्छा नहीं था। सहायक संधियों ने भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता छीन ली। जी। और प्रशासनिक और पुलिस सुधारों ने एक मजबूत नौकरशाही तैयार की। और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस एग्जाम अलर्ट में है, इन नीतियों ने ही भविष्य में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। मतलब जो असंतोष इन नीतियों से पैदा हुआ, हाँ, किसानों में, सैनिकों में, राजाओं में, वही असंतोष 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे 1785 से 1828 के बीच ब्रिटिशों ने अपनी पकड़ मजबूत की। उम्मीद है मिस्टर टीचर पर आज की ये विस्तृत चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। हम इसी तरह लूसेंट सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपके लिए आसान बनाते रहेंगे। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जी जरूर। सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन और राजस्व में जो बदलाव अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किए, उनमें से कौन सी व्यवस्थाएं और संरचनाएं आज भी किसी न किसी रूप में भारतीय प्रशासन का हिस्सा हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगले वीडियो तक पढ़ते रहिए,